हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा आईसीएस। आज हम लोग साइंस पेपर 4 पार्ट 1 साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है वो है धातु और धातु कर्म, है ना, मेटल्स एंड मेटलर्जी। धातु क्या होता है ना, बेसिक डेफिनेशन पे पहले स्टार्ट करेंगे। जो धातु है, धातु किसको बोलेंगे? ऐसे समस्त तत्व, है ना, जो कि अभी हमको ज्ञात अभी तक जो तत्व हैं, है ना, उसमें धातु किनको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ठीक, और इनके एक अलग मतलब जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक एलिमेंट्री चार्ट, उसके हिसाब से जितने इलेक्ट्रॉन उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित रहते हैं उसके हिसाब से उनको व्यवस्थित किया गया है ना, जिनको एस पी डी और एफ, है ना, सॉरी, एस पी और डी ब्लॉक में एफ भी है जिसमें आंशिक रूप से धातु है ना। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज जो सबसे नीचे में यहाँ आपको दिख रहे हैं, है ना, ये भी धातु के ही श्रेणी में आते हैं। इनको दुर्लभ धातु कहते हैं। चलिए एक एक करके सबको देखते हुए चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा धातु का डेफिनेशन हो जाएगा कि धातु किसको कहते हैं, है ना। तो धातु वे तत्व होते हैं जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, है ना, धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? धन आयन वाले हैं, है ना। जैसे सोडियम का जब हम लोग लिखते हैं तो Na+ लिखते हैं, है ना, पोटेशियम का K प्लस, आयरन का Fe+। तो जैसे जितने भी तत्व हैं जिनके ऊपर में ऐसा धन आयन लगा होता है वो सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? धातुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आवर्त सारणी में, है ना, पीरियोडिक टेबल में जो धातुओं की स्थिति है उस पर बात करें तो अब तक कुल 75% जो तत्व हैं वो क्या है? धातु हैं। ठीक, धातु हैं आवर्त सारणी में S, D, F और P, है ना। ये S, P, D, F तीनों ब्लॉक में इसको रखे गए हैं। तो S ब्लॉक में कौन से धातुओं को रखे जाते हैं? जिन, है ना, ये वर्ग 1 के धातु कहलाएंगे, वर्ग 1 और वर्ग 2। ठीक, वर्ग 1 और कौन से? वर्ग 2। इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। मतलब S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनको दो वर्गों में रखा गया है, वर्ग 1 और वर्ग 2। इनके बाह्यतम कोश में प्राप्त इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। बाहरी कोश मतलब कैसे? एक अष्टक बनाया जाता है कि जो पहला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, 8, 8 ऐसे चलते चलता है। तो यही जो आखिरी जो भी कोश होगा जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इनको S, P, D और F ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो उसी में जो S ब्लॉक के धातु हैं जिनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना, जो 1 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे उनको वर्ग 1 का धातु कहेंगे, और जो जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या कहेंगे? वर्ग 2 के धातु कहेंगे। सम्मिलित रूप से इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इनका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कैसे बनता है हमको पता है क्या? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसके आधार पर होता है? कि इन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इनका परमाणु क्रमांक बनाया जाता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु क्रमांक उसी कहते हैं। और जो परमाणु क्रमांक के समझ लो मल्टीप्लाई 2, लगभग एक्यूरेट तो नहीं होता है लेकिन लगभग 2 गुना क्या होता है? परमाणु भार, है ना। क्या होता है? परमाणु भार होता है। ये बेसिक जानकारी है, ये जानकारी अपने रखेंगे। ठीक, तो जैसे लिथियम है, इसके बाहरी कोश में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 11 है। अष्टक बनाते चलेंगे तो 2, 8 और आखिरी में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। वैसे ही आपका पोटेशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन सब के बाहरी कोश में क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। तो इन दोनों मतलब ये जो जिनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या कहेंगे? S ब्लॉक के धातु, है ना। और विशिष्ट रूप से इनका नाम क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु इनको हम लोग कहते हैं। ठीक, इसमें एक अपवाद भी है ना। अपवाद क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी वर्ग 1 में रखा गया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो फिर भी इसको क्या रखा गया है? अधातु होते हुए भी धातु की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर ऑर्गेनाइज किया गया है ना। जैसे ये आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 मतलब कौन से? ये वाले। इसमें हाइड्रोजन अधातु है, फिर भी इसको पहले नंबर में रखा गया क्योंकि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी परमाणु संख्या भी 1 है। उसके बाद लिथियम, सोडियम,
है ना। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये सब कंप्लीट क्या है, धातु हैं। इनके बाहरी कोश में सबके एक एक इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरह से वर्ग 1 और वर्ग 2 में इनको बांटा गया है। किसके आधार पर? बाहरी कोश में, मतलब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। क्लियर है यहाँ तक? एस ब्लॉक क्लियर हो गया। अब एस ब्लॉक के बाद हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जो है क्या हो जाएगा कि सारणी के दाईं ओर स्थित वर्ग 13, 14 और 15 के कुछ तत्व धातुएं हैं। वर्ग 13 में एल्यूमिनियम, ये टाइटेनियम, ये सब आ जाएंगे। 4 धातुएं हैं। 14 वर्ग में कटीन, लीड, दो धातुएं 15वें वर्ग में। ठीक, ये सब हो जाएंगे। इनके बाहरी कोश में क्रमशः 3, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, जो पी ब्लॉक, पहले हम लोग क्या देखे थे कि जो एस ब्लॉक के धातु थे उसमें कितने थे बाहरी कोश में? 1 और 2 थे। जो पी ब्लॉक हो जाएंगे उसमें 3, 4 और 5, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम है, इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक, तो ये हो गए कौन से? पी ब्लॉक के धातु हो गए। इसके बाद चलते हैं डी ब्लॉक में। तो ये जो डी ब्लॉक के धातु हो जाएंगे, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के धातु, इसमें सभी धातु हैं जिनको संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, संक्रमण धातु कहने का मतलब क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव या क्रियाशील रहते हैं, है ना। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं, इसलिए इनको संक्रमण धातुएं कहा जाता है। किसको? डी ब्लॉक को। एस ब्लॉक के धातुओं को मृदा धातु। ठीक, पी का तो नाम नहीं दिया हुआ है, डी का नाम क्या जाएगा? संक्रमण धातु, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये वर्ग 3 में उपस्थित हैं। ठीक है, 12 को वर्ग 3 से 12 तक, मतलब वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक, है ना, 3 से 12 तक के जो धातु हो जाएंगे वो डी ब्लॉक में होंगे। इन सभी को संक्रमण धातु कहेंगे। उसके बाद अगला जो हो जाएगा हमारा एफ ब्लॉक का धातु हो जाएगा। एफ ब्लॉक में स्थित 14 तत्वों के 2 श्रेणियां हैं जिनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियां कहते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सबसे नीचे में है, ये वाला जो, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक, ये कौन से हैं? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी हैं। इनको एफ ब्लॉक के धातु कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एफ ब्लॉक के धातुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। क्लियर है? इसमें कुल कितने तत्व हैं? तो 28 तत्व हैं जिनको दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है। दुर्लभ क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर है। कितने हैं रेयर मेटल्स? टोटल 28 हैं। एफ ब्लॉक के हैं, वर्ग 14, ये 2 श्रेणियों में है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब जो मेटल्स हैं, मेटल जनरल प्रॉपर्टीज़ और मेटल या धातुओं के सामान्य गुण पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हम लोग अभी देखे थे एसपीडीएफ में कि बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन तक के हमको मिलते हैं। जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो वो कोई भी तत्व उन्हीं बाहरी कोश, देखो किसी भी तत्व में अगर अष्टक पूर्ण है, मतलब कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो निष्क्रिय धातु हो जाएगा, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आपका निष्क्रिय धातु बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो धातु इलेक्ट्रॉन धातु कहता हूँ, है ना, तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे, वही कहना चाहिए कि किसी दूसरे तत्व के साथ में संयोग करके यौगिक बनाएंगे। ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। अगर नहीं देखे तो चैप्टर 1 एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिन तत्वों के अष्टक पूर्ण नहीं होंगे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर अथवा ग्रहण करके, ठीक है, 4 से अगर कम होगा इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, और अगर 4 से अधिक हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाएंगे। तो जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो 8 से कम है, ठीक, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और धातुओं में सामान्यतः कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 1, 2, 3, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 4 से कम हो रहे हैं, ठीक, 4 से कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और इलेक्ट्रॉन के हटने के बाद में किसी भी तत्व में धन आयन का चिन्ह लग जाता है। मतलब जैसे सोडियम है, Na सोडियम, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इसमें क्या लग जाता है? प्लस साइन लग जाता है। ये ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो अपन देख लिए। अवस्था में क्या होगा कि सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है। सामान्यतः जो धातुएं हैं वो रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर मतलब कितना? 27 डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, हम लोग उसको रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं। ठीक है,
तो 27 डिग्री टेम्परेचर में क्या हो जाएंगे, ये ठोस अवस्था में रहेंगे। लेकिन एक है कौन कौन सा, ये पारा मरकरी Hg और दूसरा क्या है सीजियम Cs, ये दोनों अपवाद हैं क्योंकि ये धातु होते हुए भी सामान्य अवस्था में क्या हो जाएंगे, द्रव अवस्था में रहेंगे, ठोस नहीं होकर। पृष्ठीय चमक पाई जाती है धातुओं में, ठीक। और धातुओं का घनत्व है ना, क्षारीय धातुओं के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होता है क्योंकि कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। इसमें भी अपवाद हैं क्या, सोडियम, पोटेशियम और मर्क्यूरी। क्यों, क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। देखो सभी में अपवाद मिलेंगे आवर्त सारणी में, लेकिन जो उनके मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ सर्वाधिक गुण जो है वो धातुओं के करीब है, इसलिए उनको धातुओं की श्रेणी में रखा गया है। कुछ कुछ तत्व ऐसे भी मिलेंगे आवर्त सारणी में जिनको कहना चाहिए कि धातु भी के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं। उनको जो अगला चैप्टर है अधातु, उसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा, आघात वर्धनीय, ठीक। अगला जो प्रॉपर्टी है धातु का आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब होता है कि ये हथौड़े से पीटने या टूटते नहीं है किंतु फैल जाते हैं, मतलब स्ट्रेचेबल रह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो, है ना। कि इनको पीटने में से च्युइंगम होता है, च्युइंगम को जैसे दबाते हैं तो वो टूटता कहाँ है, वो तो और फैल जाता है ना। उसी के जैसा इसको जो ये गुण होता है धातुओं में, उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। मतलब हथौड़े से पीटने पर ये टूटेंगे नहीं, क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। उसके बाद तन्यता, अगला जो गुण होगा तन्यता, मतलब इनके तार खींचे जा सकते हैं, है ना, धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। चालकता, मतलब ये जो धातु होते हैं सामान्य कंडीशन में नॉर्मली जो धातु होते हैं वो ऊष्मा या ताप कहना चाहिए और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक। उसके बाद 9वां नंबर का हो जाएगा, इनके मिश्र धातु बनाए जा सकते हैं, एक या दो से अधिक धातुओं को मिल करके मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। उसके बाद विद्युत धनी प्रकृति होता है, ये हम बता दिए, पहले ही बता दिए थे कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्लियर है। अब उसके बाद धातु जो थे कौन से गुण में आ जाएंगे, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, भौतिक गुण। कौन से गुण हैं ये हो जाएंगे आपके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्पेशल क्वेश्चन स्पेसिफिक दे सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ये मेटल्स के या धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण बताइए या रासायनिक गुण बताइए। तो इसमें करीब 10-12 दिए हुए हैं नोट्स में, है ना। तो ये 10-12 इसमें मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये इतना लंबा या बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं क्या, धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होगा, नॉर्मल सा लेके चलना है। ऑक्सीजन से क्रिया करके संगत धातु का ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक। जैसे ये देख रहे हैं कि ये सोडियम है, 2 ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना लेता है ना। कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, इसको शायद रूबी कॉपर भी कहते हैं, वो अपन हम लोग अभी धातु कर्म पढ़ेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पहले बताए, ऑक्सीजन से क्रिया करके संगत धातु का ऑक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोजन से क्रिया करके संगत धातु का हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जल से क्रिया करने के बाद में क्या बनाएंगे, संगत धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, ठीक। ये एकदम बेसिक सा चीज़ है। क्या पहले हम देखें कि हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे और H2O से क्रिया करके किसी भी धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर है ना। उसके बाद सब सेम है, क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाएंगे, ऑक्साइडों का व्यवहार क्या होगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ हम लोग बेसिक 5-5 लेके चलेंगे। क्या क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल और क्लोरीन, इतना बता दें तो काफ़ी है। हाँ एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है कि अम्ल एसिड से क्रिया करके, है ना, 5वां इसी को लेके चलेंगे कि एसिड से रिएक्ट करने के बाद में संगत धातु का अम्ल बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक और H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसके साथ में क्रिया करके ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसको जैसे हम लोग जो अभिक्रिया पढ़े थे, है ना, अलग अलग प्रकार की जो अभिक्रियाएं थी, उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको कर सकते हैं। किसमें, विस्थापन अभिक्रिया में, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया क्योंकि एक कहना चाहिए तत्व विस्थापित हो रहा है, जिंक और हाइड्रोजन। ऐसी द्विविस्थापन भी होगा, आगे हम लोग भी धातु कर्म में उसको देखेंगे, है ना। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अगर विस्थापन अभिक्रिया पूछ लिया तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड किया जा सकता है। क्लियर है। अब धातुओं की प्रकृति, प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति हमको किस किस रूप में होती है, एक तो मुक्त अवस्था में, दूसरा संयुक्त अवस्था में, ठीक है। मुक्त अवस्था में मतलब कोई ऐसे तत्व होते हैं जो बिल्कुल ही निष्क्रिय, हमें बताया कि जिनका अष्टक पूर्ण है,
वो किसी भी धातु से क्रिया नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये क्या होंगे, किसी भी धातु की क्रिया नहीं करने की वजह से ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, इनमें थोड़े बहुत अशुद्धियां रहेंगी, लेकिन इतना नहीं रहेगा जितना बाकी जो क्रियाशील धातुओं के रेस्पेक्ट में इनमें कहना चाहिए कि कम अशुद्धियां मिलती हैं। ठीक है, मतलब इनको बहुत आसानी से, ज़्यादा लंबा चौड़ा इनका प्रोसेस नहीं होता है परिष्करण या शुद्धिकरण का, इजीली लोग किए जा सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो स्टेट है वो क्या है, संयुक्त अवस्था में है। संयुक्त अवस्था में क्या होगा, वही क्रियाशील धातु लोग मिलेंगे, दो अवस्था में मिलते हैं, एक तो खनिज के रूप में और अयस्क के रूप में। ठीक है ना, खनिज किनको बोलते हैं, खनिज जो सीधे अपना मिनरल्स, अधिकांश धातुएं पृथ्वी तल में संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में मिलते हैं। ठीक है, इसे ही खनिज कहते हैं। धातु को निष्कर्षण खनिज पदार्थ से करते हैं, सभी खनिज से धातु निष्कर्षण नहीं किया जा सकता। क्लियर है। उसका अयस्क क्या होगा, अब खनिज में क्या हो रहा है कि इजीली इनमें से हम लोग निष्कर्षण धातु का नहीं कर पा रहे हैं, तो अयस्क में से क्या होगा, इजीली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। उनको क्या कहेंगे, अयस्क। अयस्क हर धातु के लिए प्रॉपर अलग अलग होता है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए आपका बॉक्साइट यूज़ करते हैं, कॉपर के लिए रूबी कॉपर या कॉपर ग्लांस या कॉपर पाइराइट, है ना, आयरन के लिए हेमेटाइट, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ये खनिज और अयस्क में भेद है, ये जो कहना चाहिए कि डिफरेंस दिया हुआ है, इसी को डेफिनेशन में भी अगर 5 पॉइंट इंक्लूड कर देंगे तो मोर देन सफिशियंट होगा। ठीक है, तो इसको देखते चलेंगे। क्या है, खानों से खनन द्वारा प्राप्त धातुएं विभिन्न यौगिक खनिज है। ठीक, और इनका कहा जाएगा वे खनिज जिसे धातु निष्कर्षण कम खर्च एवं सुविधा व अधिक मात्रा में किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, इसमें क्रियाशील अशुद्धियां पाई जाती हैं, है ना, इसमें क्रियाशील अशुद्धियां नहीं पाई जाएंगी। ठीक, क्योंकि ये जटिल तरीके से जुड़े हुए होते हैं और ये नॉर्मली ज़्यादा जटिल नहीं होते हैं, इजीली इनको इसलिए सेपरेट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यह डेफिनेशन में डाल सकते हैं। ठीक, इसमें सभी अयस्कों को प्रयुक्त किया जाता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, इसमें सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक, तो जिसमें यहाँ का उदाहरण में क्या जाएगा, क्ले, मिट्टी, अभ्रक, यहाँ पे हेमेटाइट, बॉक्साइट, ये बेसिक है ना। तो ये 5 एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। तो इसको क्या है ना कि हम लोग खनिज और अयस्क का डेफिनेशन के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इन 5 पॉइंट्स को, और डिफरेंस तो फिर याद हो ही गया मान के चलो। ठीक है, क्लियर है। अब अगला हम लोग चलते हैं अयस्कों के प्रकार। अयस्कों के प्रकार में ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनाइट और हैलाइड। ठीक, ऑक्साइड में क्या होगा, हमको किसी भी धातु के साथ में ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फाइड के साथ में हमको सल्फर दिखाई देगा। ठीक, कार्बोनेट के साथ में कार्बन ट्राईऑक्साइड CO3 मिलेगा, है ना, यहाँ पे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना। और हाइलाइड में क्या है, हाइड्रोजन तत्व रहेंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक, ये इतने 5-4 प्रकार टाइप के जो बेसिक दिए हुए हैं कि कौन कौन से हमको अयस्क मिलते हैं, वो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे अयस्कों के नाम दिए हुए हैं, जिसको शायद हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते ही हैं कि जो छत्तीसगढ़ में हमको अलग अलग मिलता है। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी याद में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, है ना, उसमें लोहे के 3 खनिज या 4 खनिज जनरली हमको लिखने होते हैं, है। और ये प्राप्ति के जिला तो हम छत्तीसगढ़ में वैसे भी डिटेल में पढ़ते ही हैं इसको, तो इसको एक बार देखते चलेंगे। ठीक, तो हेमेटाइट क्या हो जाएगा, Fe2O3, बॉक्साइट Al2O3 2H2O, हाँ, लाइम स्टोन जिसको चूना पत्थरी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, एलेक्जेंड्राइट जिसको प्राकृतिक हीरा और क्या बोलते हैं, अभिशापित रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, एलेक्जेंड्राइट को, तो इसको देख लेंगे। कैसेटराइट ये हो जाएगा, कोरंडम का Al2O3, स्वर्ण का Au गोल्ड होता है। ठीक है, फिर कोयला, अभ्रक और यूरेनियम। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब आगे जो धातु का वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में हमको जो आगे जो पढ़ना है वो क्या है, धातु कर्म। धातु कर्म किसको कहते हैं कि किसी भी अयस्क से या खनिज से जो धातु को अलग करने के लिए या शुद्धिकरण करने के लिए या कहना चाहिए निष्कासन के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म। मतलब धातु कर्म वह विधि है जिसके द्वारा खनिज या अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये एक फ्लो चार्ट है, ये अयस्क है, अयस्क का सांद्रण होगा, सांद्रण के बाद में उनका जो उच्च अभिक्रियाशील धातु के लिए क्या प्रोसीजर है, मध्यम क्रियाशील धातु के लिए क्या प्रोसीजर है, और जो बहुत ही मिनिमम क्रियाशील है या मिनिमम एक्टिव धातु है उनके लिए क्या प्रोसेस है। देखो, क्रियाशीलता हर धातु में होती है,
जैसे गोल्ड में आप देखेंगे कि जो आभूषण बनते हैं गोल्ड और चांदी में, ये हालांकि कम क्रियाशील की कैटेगरी में रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें भी जंग लगता है, इनमें हरा कलर का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी एकदम निष्क्रिय है, निष्क्रिय नहीं हो सकते। ठीक, चलो तो इसी का एक प्रोसीजर हम लोग देखते चलते हैं। यहाँ पे देखना है अयस्क का सांद्रण। ठीक है, धातु कर्म प्रायः निम्न पदों में संपन्न किया जाता है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का क्या मतलब होता है? ठीक, सांद्रण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बेसिक डेफिनेशन में लिखते चलते हैं। सांद्रण में क्या होगा कि कोई भी अयस्क है उसमें बहुत जैसे मिट्टी विट्टी जैसे भी चीज़ें मिलती रहती हैं, एकदम प्रॉपर तो वो निकलता नहीं है, हाँ, तो उसको थोड़ा जो ऊपर का जो साफ सफाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रण। सांद्रण बेसिकली 4 तरीके से किया जाता है। ठीक, एक तो आपका गुरुत्वीय पृथक्करण होगा जिनमें घनत्व तो ज़्यादा होगा। दूसरा आपका फेन उत्प्लावन विधि होता है ना, जिसमें पाइन ऑयल के साथ में किया जाता है, ये प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए, है ना, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद में आपका चुंबकीय पृथक्करण होता है। अगर कोई धातु है जो चुंबकत्व वाला मामला, जैसे लोहा है ना, लोहा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको हम लोग ये चुंबकीय पृथक्करण यूज़ कर लेंगे। और एक हो जाता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में विस्थापन अभिक्रिया ही होती है जनरली, जो मैं आपको पीछे बताया था कि अगर इजीली किया जा सके तो करते हैं ऐसा। ठीक, अब उसके बाद धातु का निष्कर्षण 2 स्टेप में पूरा होता है। एक तो ऑक्साइड में परिवर्तन होगा, फिर ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद में क्या हो जाएगा, उसका अपचयन किया जाएगा। अपचयन करने के बाद जो धातु हमको प्राप्त होगा उसको फिर हम लोग क्या करेंगे? शुद्धिकरण करेंगे। क्या करेंगे? शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण की भी अलग अलग विधियां हमको पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो क्या है? अयस्क का सांद्रण। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या होता है कि बारीक पीसे हुए अयस्क में प्रायः पत्थर मिट्टी आदि मिले रहते हैं। अयस्क में उपस्थित इन व्यर्थ पदार्थों को, ठीक है, गैंग या स्लैग कहा जाता है ना। अयस्क में गैंग से पृथक करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक, 4 विधियां हैं: गुरुत्वीय पृथक्करण, विद्युत चुंबकीय, झाग उत्प्लावन या फेन उत्प्लावन भी बोलते हैं इसको, झाग उत्प्लावन को, और क्या बोलते हैं? फेन उत्प्लावन विधि। ठीक, और चौथा क्या जाएगा? रासायनिक पृथक्करण विधि। ठीक है, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि इसमें ऐसा, ये तो खैर अलग डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम ये भी लेके चल सकते हैं कि ऐसा ऐसा इसमें बॉक्स बना होता है ना, ये ऐसा बॉक्स बना होता है। इसमें अयस्क को पानी के साथ मिक्स करके ऐसे ऊपर से गिराया जाता है। ऊपर से गिराया जाता है तो घनत्व या भार में अंतर होने की वजह से जो अयस्क है वो यहाँ पे क्या होता है? इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, और गंदगी क्या हो जाती है? पानी के साथ घुलनशील होने की वजह से साथ में बह के चले जाती है। ठीक है, ये क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। इसमें चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह विधि शुद्ध अयस्क और गैंग के घनत्व के अंतर पर निर्भर करती है। अयस्क को बारीक पीस कर पानी के साथ खलबलाते हैं। शुद्ध अयस्क भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और उसे पृथक कर लिया जाता है। यह विधि तभी प्रयोग में लाते हैं जब अयस्क की प्रकृति ऑक्साइड या कार्बोनेट हो। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जो सांद्रण की जो 4 विधियां दी गई हैं उसमें ये आपका गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण, ये दोनों ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को ही किया जाएगा। जो सल्फाइड अयस्क है उसके लिए हम लोग कौन सा विधि करेंगे? ये फेन उत्प्लावन या झाग उत्प्लावन विधि, ये केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलेंगे। देखो चुंबकीय पृथक्करण में क्या होगा, इसको भी देखते चलते हैं। अयस्क या अशुद्धि में किसी एक का स्वभाव चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। इस विधि का उपयोग सांद्रण के लिए करते हैं फिर, है ना। इस विधि में बारीक अयस्क को बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, ऐसा जो कन्वेयर बेल्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस तरीके से बना के चलेंगे। इसमें धीरे धीरे खसकाते चलेंगे। इसमें एक पहिया जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का होगा ना, विद्युत चुंबक का। ठीक है, तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो इस तरफ ऐसे खिंचा जाएगा, तो ये चुंबकीय पदार्थ इधर इकट्ठा हो जाएगा और अचुंबकीय पदार्थ इधर गिरते चलेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला विधि जो है झाग या फेन उत्प्लावन विधि है। इसमें क्या होगा? ये विधि कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक आदि के लिए होता है। याद रखते चलेंगे इसको। कॉपर, लेड, सिल्वर, जिंक आदि के सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि धात्विक सल्फाइड तेल द्वारा अपेक्षाकृत तेजी से गीले हो जाते हैं, है ना। जो धातु के जो सल्फाइड हैं वो पानी से ज़्यादा गीला ना हो करके तेल से ज़्यादा जल्दी गीले होते हैं। ठीक, इसीलिए जल तेल मिश्रण बने सल्फाइड अयस्क के निलंबन या सस्पेंशन में
वायु धोखने से तैलीय झाग बन जाता है जो धात्विक सल्फाइड अयस्क के कणों को अपने साथ ऊपरी तल पर ले आता है और मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अपद्रव्य के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पाइन तेल, इसमें कौन सा यूज होता है, पाइन या चीड़, ठीक है, पाइन या चीड़ का तेल इस्तेमाल करेंगे, प्लस पानी मिलाएंगे और प्लस जो अयस्क है, इन तीनों को मिलाकर के ऐसे पात्र में भर लेंगे। पात्र में भरने के बाद उसमें तीव्र वायु प्रवाह करेंगे जिससे झाग बनेगा। तो जो अयस्क है ना, वो ऊपर में ऐसा तैरने लगेगा, जो गंदगी है या स्लैग या धातु मल बोलते हैं इसको, वो नीचे आपका बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, 3 विधियाँ हो गई। चौथी जो विधि है आपकी रासायनिक पृथक्करण विधि, इसमें कुछ नहीं, विस्थापन अभिक्रिया होगी। देखते हैं इसको।